हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फर्स्ट जो मेरे पास से जिन्होंने फर्स्ट मैसेज भेजा है मेरे को, कल ही भेज दिया था उन्होंने मेरे को अपनी डिटेल्स। तो आज जो फर्स्ट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, उस नेटिव का जो चार्ट है मैंने कास्ट करा है। इनका नाम मेरे को मालूम नहीं है। इनकी डिटेल्स है अक्टूबर 9 1951, टाइम ऑफ बर्थ है 1415, प्लेस ऑफ बर्थ है पानीपत। तो ये 1951 का चार्ट है। तो आप टाइम ऑफ बर्थ में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है कि टाइम चेंज हो, मगर ये पक्की बात है कि इनकी लगन कुंडली जो है, ये D1 चार्ट है, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि लगन की डिग्री है वो 7 डिग्री और 32 मिनट का लगन है। बाकी डिजिटल चार्ट्स तो हैं जो वो चेंज हो सकते हैं। तो एज सच कोई स्पेसिफिक कंसल्टेंसी तो मैं दे नहीं रहा उनको कि मैं पहले उनके बर्थ टाइम पे थोड़ा ध्यान दूँ। तो मोर ओवर जो D1 चार्ट है, जो बेसिकली मैं आपसे आपको डिस्क्राइब करूंगा, D1 चार्ट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या जो भी इनके मेजर पर्सनैलिटी के पार्ट है। क्योंकि अगर मैं ये देखूं जो D9 कुंडली है, बेसिकली जो डिविजनल चार्ट नामांशा चार्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है D1 के बाद, जो बेसिकली जो प्लैनेट्स की सीड्स बताता है कि प्लैनेट्स कितने पावरफुल है, प्लैनेट्स क्या रिजल्ट देंगे, वो D9 चार्ट ही बताता है हमारे को। तो फ्रूट्स ऑफ जो प्लैनेट्स हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट कैसे बिहेव करेगा, नमांश चार्ट यानी D9 चार्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। और ये जो चार्ट अगर मैं चेक करूं, तो अगर मैं 3 मिनट पीछे जाऊंगा तो ये चार्ट बदल जाएगा। तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं डिजिटल चार्ट्स को इंक्लूड नहीं करूंगा इस रीडिंग में। सिर्फ मैं D1 को ही फोकस करूंगा और D1 से जितनी बातें पता चल सकती है हमारे को, उसी पे ही फोकस करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। पहले मैंने बताया लगन की डिग्री जो 7 डिग्री 32 मिनट्स का लगन है, तो 28 मिनट पीछे जाने में लगन भी बदल सकता है। तो हम अज्यूम करते हैं यही इनका असेंडेंट है, यही इनका लगन है। इनका जो बर्थ है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का है। और अगर हम यहाँ पे फर्स्ट अगर लगन कुंडली को देखते हैं, D1 कुंडली को, इनका जो लगन है वो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट एक अर्थी साइन है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट एक अर्थी साइन होता है और एक मूवेबल साइन है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हाउसेस में कैसे रीड करूंगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो है तो थोड़ा नॉलेज हो जाएगा आपको। जब मैं फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस की बात करूंगा तो आपको थोड़ा मालूम चल जाएगा कि मैं कौन से हाउसेस की बात कर रहा हूँ, कौन से हाउसेस क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये फ्रेंड्स, ये फर्स्ट हाउस है जहाँ एक कर्सर आपको दिख रहा है। ये सेकंड हाउस है, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ, 10th, 11th एंड 12th। ये 12 हाउसेज हैं बेसिकली। ये हम कह सकते हैं 12 कस्प हैं। ये एक हाउस जो है वो 30 डिग्री का होता है। एक जो कस्प है, ये जो एक कस्प है, ये 30 डिग्री का है। और 12 कस्प है, इसका मतलब है जो जो पूरा जोडियक हमारा चार्ट है वो 360 डिग्री का है। 13 to 12 करेंगे 360 होता है। तो जो होल जोडियक चार्ट हमारा है ये 360 डिग्री का है। और इस 360 डिग्री, जो मेरी अपनी इंटरप्रिटेशन है, लॉर्ड विष्णु ही रूल करते हैं। तभी जब रेमेडीज की बात आती है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो चीज लॉर्ड विष्णु ने डिसाइड कर दी है उसको हम ऑल्टर क्यों करना चाहते हैं, उसमें हम चेंजेस क्यों लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर ये पूरा जोडियक चार्ट ही लॉर्ड विष्णु रूल करते हैं तो उसमें जो बैठे हुए प्लैनेट्स, जो हमने इंडियन, हमने हर प्लैनेट को एक डीटी के साथ जोड़ दिया। मून को किसी माँ पार्वती से जोड़ दिया, जुपिटर को हमने लॉर्ड विष्णु से जोड़ दिया, सैटर्न को हमने लॉर्ड शनि से जोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं ये जितना जो जोडियक चार्ट है ये लॉर्ड विष्णु ही रूल कर रहे हैं। जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनको भी लॉर्ड विष्णु ही रूल करते हैं। फर्स्ट हाउस मैंने बोला, फर्स्ट हाउस माई सेल्फ होता है, क्योंकि पहला वीडियो में थोड़ा मैं डिस्क्राइब कर दूंगा मैं फर्स्ट हाउस की सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट हाउस मेरी पर्सनैलिटी है, मेरा कैरेक्टर है। कोई भी इवेंट
फर्स्ट हाउस के प्रॉमिस के बिना नहीं हो सकता हमारी लाइफ में। यहाँ पे 10 नंबर लिखा हुआ है। 10 नंबर जो है ज़ोडिएक साइंस में जो 10 नंबर है वो कैप्रिकॉर्न साइन होता है। कैप्रिकॉर्न साइन एक अर्थी साइन है, अर्थी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वाले, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है तो हम इसे एज ए असेंडेंट भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है असेंडेंट को। कैप्रिकॉर्न का मतलब होता है मगरमच्छ, क्रोकोडाइल। ये लोग बहुत वर्कहॉलिक लोग होते हैं, बहुत मेहनती लोग होते हैं और साथ में इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं। अर्थी साइन है, अर्थी साइन को लॉर्ड गणेश रूल करते हैं, तो इसका मतलब है कि लॉर्ड गणेश से इंटेलिजेंट तो कोई भी कंसिडर नहीं किया जाता है। तो अर्थी साइन जैसे आगे आगे जो मैं चार्ट्स लूंगा, 2 नंबर, 6 नंबर, 10 नंबर साइन वाले अर्थी साइन होते हैं, इनको लॉर्ड गणेश यूज करते हैं। इसका मतलब है कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल और वर्कहॉलिक होते हैं, बहुत डिटरमाइंड होते हैं अपने काम को लेके। क्रोकोडाइल जैसे पानी में भी रह लेता है, अर्थ में भी रह लेता है, तो दे आर वेरी कंफर्टेबल इन एवरी सिचुएशन, जो कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। अब कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में मून बैठा हुआ है, क्योंकि जो प्लैनेट बैठा हुआ है रिजल्ट वो भी तो देगा ना फर्स्ट हाउस में। और कोई भी प्लैनेट का एस्पेक्ट फर्स्ट असेंट लगन में यानी इस वाले हाउस में नहीं है। कोई भी प्लैनेट की दृष्टि इस हाउस पे ना होने की वजह से सिर्फ मून जो रूल करेगा इनके फर्स्ट हाउस को। मून क्या है? मून इज अ माइंड, मून इज फ्लक्चुएशन। तो अब अगर मैं इनकी मून जो है कैप्रिकॉर्न साइन में है, जो बीइंग ए 7th हाउस का लॉर्ड है, जैसे मैंने आपको सारे हाउसेस बताए हैं, 7th हाउस रिप्रेजेंट माय मैरिज, माय पार्टनरशिप। तो जो पार्टनरशिप का जो लॉर्ड मून इनके असेंडेंट पे आके बैठ गया है, कोई भी मैलेफिक और बेनिफिक एस्पेक्ट इस मून पे नहीं है। इसका मतलब है कि नेटिव की जो 7th हाउस रिप्रेजेंट मैरिज बड़ी कंफर्टेबल रही होगी। कंफर्टेबल को डिफाइन करना तो डिफिकल्ट है, आज के हिसाब से नहीं लेंगे क्योंकि इनका बर्थ जो है 1951 का बर्थ है, तो ही इज अराउंड 70 इयर्स ऑफ एज। सेकंड, मून फ्लक्चुएशन इनके लाइफ, इनकी जो पर्सनैलिटी में मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं, माइंड फ्लक्चुएट बहुत करता है। क्यों? क्योंकि जो इनका जो फर्स्ट हाउस है कहीं ना कहीं कंबस्ट है। इधर राहु बैठा हुआ है, इधर अगर आप देखेंगे MDG के, ये भी ग्रह ही होते हैं, ये भी प्लैनेट्स ही हैं। इसे मांदी और गुलिका कहा जाता है, इनको सैटर्न के पुत्र बोला जाता है, सन बोला जाता है। तो ये अफ्लिक्शन है, ये इट्स हेम्ड बिटवीन टू मैलेफिक प्लैनेट्स। तो मून जो है कहीं ना कहीं डिप्रेस कर देता है इनको, कभी कभी ह्यूमिलेट भी करता है। जब भी मून का सब पीरियड आएगा, जब भी अमावस्या आएगी, पूर्णमासी आएगी, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और जब भी मून का सब पीरियड इनकी लाइफ में आएगा तो इनको ये प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो इंटेलिजेंट है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, वर्कहॉलिक है, मगर इनके साथ एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अर्थी साइन के साथ होती है कि जब ये इंटेलिजेंस अपने रिलेशनशिप में इन्वॉल्व करते हैं तो इनके रिलेशनशिप खराब हो जाते हैं। तो जो फर्स्ट एडवाइस मैं जनरली जो अर्थी साइन वाले हैं उनको मैं जो देता हूं, रिलेशनशिप में अपना दिमाग मत लगाएं। रिलेशन बनाने के लिए दिमाग लगाएं, निभाने के लिए नहीं, नहीं तो इनको उसके एडवर्स रिजल्ट मिल सकते हैं। सेकेंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, जो वहां पे साइन है वो एक्वेरियस है। एक्वेरियस को लॉर्डशिप है राहु की, तो एज अ साइन तो राहु कंफर्टेबल है, मगर एज ए हाउस राहु कंफर्टेबल नहीं है। अब राहु है क्या? राहु ऑब्सेशन है, राहु मेरी पास्ट लाइफ डिजायर है। देखिए 3 कार्मिक प्लैनेट होते हैं, सैटर्न, राहु एंड केतु, ये सब कार्मिक प्लैनेट है, ये पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं। राहु ऑब्सेशन है, राहु क्या कहता है कि मैंने पास्ट लाइफ में आपको चीजें नहीं दी थी, इस लाइफ में आपको दूंगा, यू शुड ट्राई फॉर दिस। तो राहु को इतना बुरा जो प्लैनेट हम कहते हैं तो हमें नहीं कहना चाहिए। राहु ऑब्सेशन क्रिएट कर रहा है आपके अंदर, एक चीज को पाने की इच्छा क्रिएट राहु ही कर रहा है। सेकेंड हाउस होता है मनी का, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, और मेरे कुटुंब का, फैमिली का। तो जनरली बोला जाता है राहु इन सेकंड हाउस इमेंस वेल्थ देता है, डिपेंडिंग अपॉन जो इसका डिपॉजिटर सैटर्न की क्या पोजीशन है। सैटर्न इनके 9th हाउस में बैठे हुए हैं।
वहां बाद में आऊंगा, मैं पहले सेकंड हाउस को डिस्क्राइब कर देता हूँ। एक ऑब्सेशन देता है, मोर कंसर्न देता है अपने कुटुंब के लिए, अपने एक्यूमुलेटेड वेल्थ के लिए भी बहुत कंसर्न होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि एक्यूमुलेशन की बात कर रहा है सेकंड हाउस। ज्वेलरी है सेकंड हाउस मेरा, जो मेरे फिक्स एसेट्स हैं बेसिकली वो मेरा सेकंड हाउस है। तो राहु एक ऑब्सेशन क्रिएट कर रहा है, क्योंकि राहु का देखिए धड़ है, यानी इसका सर है धड़ नहीं है, यानी वो जो भी खाता है उसकी भूख खत्म नहीं होती है। तो एक तरह से ऑब्सेशन है हो जाता है ऐसे नेटिव को, राहु ऑब्सेशन क्रिएट कर देता है। बट जो टेक्स्ट कहते हैं, जो डिफरेंट टेक्स्ट जो पे लिखा गया है, मैं आने वाले टाइम पे आपको टेक्स्ट की भी रीडिंग दूंगा, मैं आपको दिखाऊंगा कौन कौन से टेक्स्ट हैं हमारे जो ऋषि से लिखे हैं, उसमें कैसे प्लैनेट को डिस्क्राइब किया गया है। तो राहु एक ऑब्सेशन क्रिएट कर रहा है, और राहु सेकंड हाउस में जब भी कोई मैलेफिक प्लैनेट है राहु, तो खाने पीने में थोड़ी गलत आदत दे देता है। स्पीच का भी सेकंड हाउस है, कभी कभी इंसान अपने मतलब के लिए कुछ झूठ भी बोल देता है, क्योंकि मैलेफिक है, खाना पीना भी गलत हो सकता है, स्पीच भी गलत हो जाती है, क्योंकि राहु जो है, जो डेविल है, वो अपनी हरकत तो छोड़ेगा नहीं सेकंड हाउस में रहकर। तो एक प्लेनेट के अच्छे ट्रेड्स भी हैं, बुरे ट्रेड्स भी हैं। वैसे मैं बताऊं, मैलेफिक जो है, जो प्लेनेट है, मैलेफिक प्लेनेट कौन से हैं? राहु, केतु, सैटर्न, मार्स एंड सन। तो इतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं स्पीच के मामले में। फिर एस्पेक्ट भी फर्क पड़ता है, कौन से प्लैनेट उसको देख रहे हैं। अब वो मैं डिफाइन करूंगा जब एस्पेक्ट, तो बीइंग ए लेमैन आपको बहुत चीजें समझ नहीं आएगी, तुम चार्ट पे रहते हैं। थर्ड हाउस में जुपिटर बैठे हैं। थर्ड हाउस होता है मेरे सिबलिंग्स का, मेरे नेबर्स का। कुछ टेक्स्ट कहते हैं हम फ्रेंड्स को भी थर्ड हाउस से देखते हैं। यहाँ पे अपना ही पाइसिस साइन में जुपिटर बैठे हुए हैं। जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट है जुपिटर, मगर थर्ड हाउस जो है इसका वीकेस्ट प्लेस है जुपिटर के लिए। थर्ड हाउस वीकेस्ट होता है हाउस है जुपिटर के लिए। और अगर आप ये देखेंगे जुपिटर में ये दो जो है, जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है कि जब प्लैनेट अर्थ के बहुत पास आ जाता है तो उसे हम रेट्रोग्रेशन की बात कर रेट्रोग्रेड कह देते हैं। इट बिकम मोर स्ट्रॉन्ग, प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देना शुरू कर देता है। वो एक अर्ज, एक जील देता है उस प्लैनेट को, उस जिस हाउस से बैठा है उसके काम करने के लिए। मोर फोकस टुवर्ड देयर सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, नेबर्स। अब थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का भी है, तो ऐसे लोग अच्छे काउंसलर भी होते हैं, अच्छे गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि जुपिटर एक बेनिफिक प्लैनेट है। अपनी नॉलेज से, अपनी विजडम से ये लोग, दे आर वेरी गुड काउंसलर्स, गाइड करने में अच्छे होते हैं, और इनकी गाइड को फॉलो जो करते हैं उनको बेनिफिट भी होता है। फोर्थ हाउस जो है ये एरीज साइन है। यहाँ पे फोर्थ हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरी मदर। मेरा घर जो है चौथे घर से देखा जाएगा, मेरे जितने भी कन्वेंस हैं चौथे घर से, गाड़ी बंगला फोर्थ हाउस से देखा जाता है। और मोर इंपॉर्टेंट, इनर हैप्पीनेस फोर्थ हाउस से देखी जाती है। फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है मंगल, देखिए कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में फोर्थ हाउस का लॉर्ड एरीज साइन है। ऐसे लोगों के घर होते हैं मल्टीपल, गाड़ियां होंगी मल्टीपल, बट डिपेंडिंग कि जो लॉर्ड है फोर्थ हाउस की प्लेसमेंट कहाँ है। ये लॉर्ड की जो प्लेसमेंट एट्थ हाउस में है, ये प्लेसमेंट ठीक नहीं है। घर बन जाएगा तो डिस्प्यूट हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है उसमें, क्योंकि मंगल कारक भी है प्रॉपर्टी का, और मंगल एट्थ हाउस में अच्छा पोजीशन भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जो 3 हाउसेस हैं वो एडवर्स हाउसेस काउंट किए जाते हैं। पहला हाउस ये 6th हाउस जहां मैंने कर्सर रखा हुआ है, 8th हाउस एंड 12th हाउस। इन हाउसेस में बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं, जो प्लैनेट चला जाता है उसके रिजल्ट कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं, और वो अपने सिग्निफिकेंस के हिसाब से रिजल्ट नहीं दे पाता है। अगर प्रॉपर्टी बन जाती है, आपके कन्वेंस बन में गाड़ी भी मिल जाती है आपको, तो कहीं ना कहीं इनर हैप्पीनेस में कमी ला देगा। तो कहीं ना कहीं फोर्थ हाउस के सिग्निफिकेंस को, इसका जो लॉर्ड है एरीज साइन का, वेल प्लेस्ड नहीं है, केतु के साथ अफ्लिक्ट है। हालांकि केतु भी मंगल का ही रिजल्ट देता है, मगर अफ्लिक्शन है इसके। फोर्थ हाउस इनर हैप्पीनेस भी है,
ओल्ड एज में मैं कैसे लाइफ जीऊंगा, क्योंकि 70 इयर्स ऑफ एज है इनकी। तो कहीं ना कहीं अगर एनालाइज करे इंसान कि मैं लाइफ में क्या मैंने पाया, क्या खोया, तो कुछ ना कुछ रिग्रेट्स कभी ना कभी इंसान को रह जाते हैं। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में एक बात आपसे बोली थी, पर्पस ऑफ लाइफ की। तो पर्पस ऑफ लाइफ मेरा असेंडेंट डिसाइड करता है। असेंडेंट मतलब फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, यानी आपका जो पर्पस, आपका जो लाइफ जो है, वो सारी फोकस 9th हाउस के आसपास ही रहेगी। 9th हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरे फादर के, मेरे हायर नॉलेज 9th हाउस है, मेरा रिलीजन 9th हाउस है। फोकस जो रहेगा फादर के तरफ प्रति, क्योंकि सैटर्न एक कार्मिक प्लेनेट है, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कुछ पास्ट लाइफ कर्मस आपके पेरेंट्स के लिए, फादर के लिए स्पेशली हो सकते हैं। अब तो इनका भी जो ईयर है, जो एज है 70 है, तो मुझे मालूम नहीं कि इनके भी फादर अभी हैं, अलाइव हैं कि नहीं है। बट जो पेंडिंग कर्मा जो थे, जो जो फोकस था इनका लाइफ का, क्योंकि सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है, पेंडिंग कर्मास की बात भी करता है, वो इनके फादर के लिए थे। क्योंकि सैटर्न अफ्लिक्टेड है सन के साथ। सन सैटर्न इज नॉट ए गुड कॉम्बिनेशन इन एस्ट्रोलॉजी। यस, अगर ये गवर्नमेंट जॉब में दिलवा देता है, ये गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन है सन सैटर्न कॉम्बिनेशन, बट फादर से डिस ओपिनियन होते हैं। शायद उनका ओपिनियन अलग रहेगा, इनका ओपिनियन अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ पे सन 8th हाउस की लॉर्डशिप लेके बैठा हुआ है। तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फादर से, मे बी कभी कभी फादर को शॉर्ट लाइफ दे देता है, शॉर्ट लाइफ नहीं देता, आपको उनके साथ रहने का मौका नहीं मिलता। मौका भी मिलता है, फादर में सफर इन हिज लाइफ, उनको सफरिंग हो सकती है, या फिर आपके ओपिनियन उनसे नहीं मिलेगी। तो कुछ ना कुछ जो सन 8th हाउस की लॉर्डशिप है, और सन रिप्रेजेंट फादर इन एस्ट्रोलॉजी, जैसे मून मदर है। देखिए ये किंग एंड क्वीन है एस्ट्रोलॉजी में, सन है वो किंग है और मून जो क्वीन है। इन दोनों का रोल एस्ट्रोलॉजी में सबसे ज्यादा है। अगर ये वेल पोजीशन नहीं है तो आपकी चार्ट में जो राजयोग है वो भी एक्टिव नहीं होते हैं। देखिए सन अगर फादर है, मून अगर मदर है, तो इनके इंटरप्ले के बिना तो एक बच्चा पैदा भी नहीं हो सकता है, तो कोई योग भी डेवलप नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्लैनेट्स। तभी तो जब मून अफ्लिक्टेड होते हैं हम कहते हैं चंद्र ग्रहण लग गया, और सन अफ्लिक्टेड होता है हम कहते हैं सूर्य ग्रहण लग गया। नेक्स्ट हाउस पे आते हैं 5th हाउस। 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरे फेम को, मेरे चिल्ड्रंस को, बच्चों को, मेरी क्रिएटिविटी को, कि मैं कितना क्रिएटिव इंसान हूं। पैसे के लिए भी 5th हाउस की इंपॉर्टेंस है। इसका लॉर्ड भी 8th हाउस में आ गया। बेनिफिट फ्रॉम चिल्ड्रन में थोड़ी सी कमी आने के चांसेस हो जाते हैं। जितनी एक्सपेक्टेशंस आप बच्चों से करते हैं वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाती है, क्योंकि वीनस अफ्लिक्टेड है यहाँ पे केतु और मार्स के साथ। अब आपको फ्रेंडशिप नहीं पता है, बिकॉज मुझे 2-3 एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं इस ग्रुप के अंदर, बाकी सब को एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज नहीं है। मंगल वीनस इज अ नॉट गुड कॉम्बिनेशन। हालांकि आज की डेट में इज नॉट ए हेल्दी कॉम्बिनेशन फॉर द मैरिड लाइफ ऑल्सो। सिंस इनकी मैरिज को तो हुए टाइम हो गया होगा, और इनका जो 7th हाउस का लॉर्ड लगन से है, तो कहीं ना कहीं इंटीमेसी लेवल अच्छी बताता है। मगर वीनस मार्स इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन फॉर द लव। यहाँ पे वीनस की बात करें, वीनस इज 5th हाउस, बच्चों के घर का मालिक भी अष्टम 8th हाउस में चला गया है। 8th हाउस इज अ डीप सी, एक बहुत बड़ा खड्डा है 8वां घर, मृत्यु स्थान कहा जाता है 8वें घर को। तो जो एक्सपेक्टेशंस ऑन एंड ऑफ रहेंगी बच्चों के साथ, ऐसे नेटिव को अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए, तो लाइफ में सुखी रहेंगे। 6th हाउस डिजीजेस का होता है, ऋण रोग शत्रु कहते हैं छठा घर। इसका जो लॉर्ड है वो एग्जॉल्टेड है मरकरी। तो होपफुली इनको भी कोई हेल्थ अच्छी निकल जाती है। मोर ओवर टाइम में ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो फिजिक्स बेसिक एस्ट्रोलॉजी है ना, जिसका लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, स्ट्रांग है, वो वहां के बेनिफिट रिजल्ट मिलेंगे। जिस हाउस का जो लॉर्ड वीक है उस हाउस के रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो 6th हाउस ऋण रोग और शत्रु का जो लॉर्ड मरकरी है एग्जॉल्टेड है, लगन लॉर्ड, यानी 1
और 9th हाउस का कॉम्बिनेशन इज अ राजयोग फॉर दिस नेटिव। बट प्रॉब्लम क्या हो गई, 8th हाउस का जो सन है, जो लॉर्ड है, वो भी यहाँ आके बैठ गया, जिसने उस राजयोग को थोड़ा वीक कर दिया। नेक्स्ट हाउस 7th हाउस है जो मैं डिस्क्राइब करता हूँ। 7th हाउस रिप्रेजेंट करता है मैरिज का, पार्टनरशिप का, बेसिकली है 7th हाउस। बिजनेस पार्टनरशिप भी 7th हाउस से देखी जाती है और मैरिज को भी 7th हाउस से देखा जाता है। इसका लॉर्ड मून है, किसी से अफ्लिक्टेड नहीं है, बट मैंने कहा है थोड़ा हेम्ड है, इट्स बिटवीन टू प्लैनेट्स के बीच में है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आप पार्टनर को भी हो सकती है, मे भी हेल्थ इश्यूज की बात रही है। मेंटल आर्गुमेंट हो सकते हैं पार्टनर के साथ, मेंटल लेवल पे। हालांकि इसके अलावा कोई भी एफ्लिक्शन नहीं है 7th हाउस पे। जुपिटर का एस्पेक्ट है 7th हाउस पे, तो जुपिटर इज प्लैनेट ऑफ ग्रोथ, तो मैरिड लाइफ की जो कंपैटिबिलिटी ग्रेजुअली ग्रो करेगी। एक्सपेंशन का प्लैनेट है ना जुपिटर, तो बेनिफिक प्लैनेट है, तो ये अच्छी बात है। 8th हाउस मैंने आपको बताया मृत्यु स्थान है, इनहेरिटेंस है, मेरी रिसर्च है, ये सब 8th हाउस से देखा जाता है। और 8th हाउस में जो लॉर्ड बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं 5th और 7th हाउस का लॉर्ड जो वीनस, वो 8th हाउस में है। और मार्स जो 4th हाउस की लॉर्डशिप है, जो 11th हाउस की लॉर्डशिप है। देखिए 11th हाउस का लॉर्ड जब 8th में आता है तो इमीडिएटली गेन भी दिलवा देता है, क्योंकि 8th हाउस सडन चीजें देता है हमारे को लाइफ में। सडनली गेन मिल जाते हैं, सडनली लॉस भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी हो सकता है। इसके बाद 9th हाउस में रिप्रेजेंट बता दिया मैंने, एक रिलीजन का है। ज्यादा देखिए मैलेफिक प्लैनेट 9th हाउस में तो वेलकम नहीं है, तो ज्यादा अच्छा कोई रिलीजियस इंसान नहीं बनाता है, मगर इनके अपने टर्म्स पे ये रिलीजन बनाते हैं। लॉजिक बहुत क्लियर होते हैं ऐसे लोगों के, मगर मैं बोलूं कि ज्यादा हालांकि जुपिटर देख रहा है तो गुरु की ब्लेसिंग्स तो हैं इनके ऊपर, मगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम 9th हाउस से रिलेटेड देगा ही देगा ये, क्योंकि 9th हाउस फादर भी है, मैंने आपको भी डिफाइन किया। 9th हाउस में रिलीजन है, मेरी हायर एजुकेशन है, कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर की होगी हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट हाउस है 10th हाउस। 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है मेरे प्रोफेशन, बेसिकली मेरे कर्मास को। मैं प्रोफेशन नहीं मानता 10th हाउस को, जो मेरे डे टू डे कर्मास, जो मैं कर्मास कर रहा हूं, वो 10th हाउस है। प्रोफेशन के लिए 10th हाउस के लॉर्ड को देखा जाता है, जो वीनस जो 8th हाउस में बैठे हुए हैं। बेसिक एस्ट्रोलॉजी की बात करूं तो अब जो भी 10th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में है, तो ही कैन बी वेरी गुड सर्जन, कोई रिसर्च में हो सकते हैं ऐसे नेटिव, इंश्योरेंस सेक्टर में हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट हो सकता है इनका, अकल्ट साइंस में। एस्ट्रोलॉजी तो नहीं, अकल्ट साइंस की बात करूंगा। कोई डिटेक्टिव एजेंसी, जिसको 8th हाउस है रिसर्च का, ऐसा प्रोफेशन जहां पे रिसर्च करने की जरूरत पड़े, वो प्रोफेशन दिखाता है, वो कर्मास दिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा वो प्रोफेशन होगा, क्योंकि उस प्रोफेशन को देखने का दूसरा तरीका है, वो जब तक बाकी डिजिटल चार्ट सपोर्ट नहीं करें तो वो मैं प्रेडिक्ट नहीं करता हूं। नेक्स्ट हाउस 11th हाउस है। 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर्स। इसका लॉर्ड जो है मंगल है, जो 8th हाउस मैंने डिस्क्राइब करा है कि सडन गेन, सडन लॉसेस, सडनली तो कभी फुलफिल हो जाती है डिजायर, कभी कभी आपको लग रहा होता है हो जाएंगी, वो नहीं हो पाती है। और जो लास्ट जो हाउस है दैट इज 12th हाउस, हाउस ऑफ मोक्षा। 12th हाउस एग्जिट कराता है हमारे को इन चीजों से लेके। अब यहाँ पे जो प्लैनेट तो नहीं है, मगर कुछ, क्योंकि हम लोग जानते हैं 9 प्लैनेट है, मगर 9 प्लैनेट्स नहीं होते हैं, प्लैनेट्स इसके अलावा भी हैं। यहाँ पे मानदी और गुलिका 12th हाउस में वेलकम नहीं है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट, ये जो दोनों ग्रह हैं, ये सैटर्न की तरह ही काम करते हैं। तो बाकी ये एक्सपेंडिचर्स का भी है, घर है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर है, किसी चीज का लॉस है वो 12th हाउस ही है। और 12th हाउस का जो लॉर्ड है वो वेल प्लेस्ड है, यानी 3rd हाउस अपने साइन में है। 3rd हाउस तो कंफर्टेबल नहीं है जुपिटर के लिए, मगर कहीं ना कहीं वो अपने साइन में होने की वजह से कई चीजों से बचा लेता है। देखिए अपने साइन अपने घर में तो सभी कंफर्टेबल है, जिसका अपना घर ना हो मगर अपना साइन है जुपिटर का, पाइसेस साइन।
तो ये थे इनके 12 घर की डिस्क्रिप्शन। मेन जो मैंने आपको बोला था, एक पेंडिंग कर्मास, एक सोल डिजायर की बात, एक पर्पस ऑफ लाइफ लगन से देखा जाता है। लगन लॉर्ड में मून बैठा हुआ है, फ्लक्चुएशन की बात करता है माइंड की। उसका जो लॉर्ड है वो 9th हाउस में, यानी जो पर्पस ऑफ लाइफ इनका 9th हाउस के आसपास ही रहेगा। पेंडिंग कर्मास जो देखे जाते हैं, ज्यादातर सैटर्न एक कार्मिक प्लेनेट है। हम कहते हैं पास्ट लाइफ का पोस्ट मास्टर है सैटर्न, जो पास्ट लाइफ के कर्मास को इस लाइफ में डिलीवर करने के लिए आता है, क्योंकि सैटर्न को कर्म कारक बोला गया है ना। तो आपके कर्मास का रिजल्ट शनि भी तो देंगे ना, कर्म कारक हैं। अफ्लिक्शन होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो आपका जो पर्पस रहा वो कितना आप फुलफिल कर पाते हैं, ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं अपने आप में थोड़ा क्वेश्चन मार्क लगा देता है। सिंस अगर फादर से रिलेटेड है तो फादर तो मुझे मालूम नहीं है आपके अलाइव हैं कि नहीं है, क्योंकि आपका ही बर्थ 1951 का है, तो यू आर ऑलमोस्ट 70 इयर्स ऑफ एज। मर्करी इनका एग्जॉल्टेड है। मर्करी रिप्रेजेंट माई इंटेलिजेंस, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट। मैंने वैसे ही बोला था कैप्रिकॉर्न लगन वाले इंटेलिजेंट होते हैं। तो कारका द सिग्निफिकेटर ऑफ इंटेलिजेंस इज मर्करी एंड इट्स एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो इंटेलिजेंस की कमी नहीं है। सन के साथ कंफर्टेबल है, सैटर्न के साथ, सैटर्न से उसकी फ्रेंडशिप है। तो 6th हाउस का लॉर्ड होना एक हेल्दी लाइफ की बात भी करता है, एक हेल्दी लाइफ जी रहे। अब इनके 70 इयर्स की ऑफ एज है। दशा देखते हैं रनिंग टाइम में। दशा इनकी जो प्रेजेंटली है वो सैटर्न में जुपिटर की चल रही है, जो 31 ऑफ जैन को खत्म हो जाएगी। यानी 2 महीने बाद आपके सैटर्न जो दशा 2002 से चल रही थी आपकी लाइफ से निकल जाएंगी। उसके बाद जो दशा आएगी वो आपकी मरकरी की आएगी। मरकरी तो 9th हाउस के लॉर्ड हैं। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट दशा विल गेट, पर इस एज में आपको दशा मिल रही है। 6th हाउस के लॉर्ड भी हैं, तो मे बी कुछ हेल्थ इश्यूज नॉक कर सकते हैं आपको, छठा घर है। और नमांश में देखूं, अगर इसी को नमांश मानूं मैं आपका, तो मरकरी जो है आपके जैमिनी नमांश में है, कहीं ना कहीं वो फिर 6th हाउस की बात कर रहा है। तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा अपना इस पर्टिकुलर टाइम में। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, नॉक कर सकते हैं, क्योंकि ओल्ड एज में भी है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। मरकरी जो है, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस अफ्लिक्टेड है, 8वां घर मेरा नेवल के नीचे का होता है। लियो साइन मेरा 5th हाउस है, ये मेरा स्टमक है, तो स्टमक से रिलेटेड, नेवल से नीचे के रिलेटेड पार्ट्स में अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको आप चेक करवाइएगा, क्योंकि मर्करी डेफिनेटली 6th हाउस को तो एक्टिव करेगा, 9th हाउस ऑफ रिलीजन को भी एक्टिव करेगा। सडनली आपके थॉट चेंज हो सकते हैं रिलीजन के प्रति, क्योंकि दिशा बदल देती है, लाइफ की टेंट को चेंज कर देती है। और द बेस्ट रेमेडी जो मैं मर्करी के लिए मानता हूँ वो है विष्णु सहस्त्रनाम। अगर हो सके तो विष्णु सहस्त्रनाम का कोई भी एक श्लोक आप डेली पढ़े। हालांकि श्लोक बहुत ज्यादा है, इतना ईजी नहीं है विष्णु सहस्त्रनाम को पढ़ना, मगर इफ यू फॉलो, इवन यू फॉलो लॉर्ड विष्णु, कोई बीज मंत्र भी चैंट कर सकते हैं लॉर्ड विष्णु का, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे और आप शायद ओल्ड एज एंजॉय कर रहे हैं वो भी हेल्दी रहे। तो नाम तो मुझे मालूम नहीं है इनका, सिर्फ डिटेल से मैंने, अगर हो सके तो ये नाम भी अगर ग्रुप में डाल दिया, मेरे को पर्सनली व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं इनका नंबर सेव कर लूंगा। तो मुझे इनकी डिटेल्स तो मेरे पास आई गई है। स्पेसिफिक इंक्वायरी का जवाब नहीं दूंगा, सिर्फ बेसिक डिस्क्रिप्शन देना चाहता था आपको चार्ट के बारे में। देनी इसलिए जरूरी थी कि किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करें तो किसी बात में आपको डरा मत दे। मैंने ऐसे एस्ट्रोलॉजर को देखा है, वो ये कहते हैं कि राहु के केतु देख रहा है तो राहु की रेमेडी करवानी पड़ेगी आपको। भाई राहु और केतु तो हमेशा 180 डिग्री पे ही प्लेस्ड होंगे। मेरा पर्पस आपके चार्ट को मैंने हार्डली 5% डिफाइन किया है। मैंने बताया मेरी रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैं इन चार्ट्स को रीड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ दशा को लेकर चल रहा हूँ। 20 तरह की दशाएं होती हैं जिसे हम कंडीशनल दशा भी कहते हैं, उनको भी रीड नहीं कर रहा हूँ। मैंने इस चार्ट को सिर्फ बेसिक एक चार्ट कास्ट किया है और बेसिक ट्रेड्स जो मैंने आपके साथ शेयर करे हैं। तो फ्रेंड्स, ये इंटरप्रिटेशन था, इनका नाम मुझे मालूम नहीं है। अब नेक्स्ट जो सीक्वेंस में जो चल रहे हैं उनका डिटेल मैं कल आपके साथ शेयर करूंगा।
एस्ट्रोलॉजी की कोई क्वेरी होगी आप ग्रुप में डाल सकते हैं। इंडिविजुअल क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन मत कीजिएगा। अगर वो चाहते हैं, मान लीजिए इन्हीं की कोई पर्सनल इंक्वायरी है, तो उसके लिए थोड़ा मैं प्रोफेशनल हो जाता हूँ, उसके लिए आपको कंसल्टेंसी बाई करनी पड़ेगी। कोई स्पेसिफिक अगर आपको प्रॉब्लम है, आप मेजर कुछ प्रॉब्लम मैं देख भी सकता हूँ मगर मैं डिफाइन नहीं करना चाहता सबके सामने। तो अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो हम उससे डिस्कस कर सकते हैं। तो जो पॉसिबल वे होगा उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।